हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजांग आईएएस। जैसा कि आपको पता है कि आरएस मेंस की डेट अनाउंस हो चुकी है 25 एंड 26 फरवरी, जिसमें मैं हूं वैभव पितलिया, जिसमें मैं आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन पेपर सेकंड का जो यूनिट 2 है वो वाला सेक्शन हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम एक बार सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार पढ़ना है, और आरपीएससी ने हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आरएस मेंस टू 2022, तो जो सबसे पहले जिन भी स्टूडेंट्स का प्री क्लियर हुआ है उन्हें बहुत बहुत बधाई। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मेंस का हमारा स्ट्रेटजी क्या रहेगा और हम इस स्ट्रेटजी में आपको किस प्रकार से हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारी क्लास है वो रहेगी हमारी सिलेबस डिस्कशन की। सिलेबस डिस्कशन में हम ये देखेंगे कि पिछली बार से यानी कि 2018 के आरएस से 2022 में क्या क्या चेंजेस किए हैं आयोग ने सिलेबस के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पेपर में पेपर सेकंड के अंदर यूनिट 2 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनका जो वेटेज रहेगा वो क्या रहेगा। तो बेसिकली पेपर 2 को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, जिसमें सबसे पहला जो यूनिट आता है वो आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का, जो कि आपका रहता है 65 मार्क्स का, जिसमें 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 2 नंबर के, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 5 नंबर के, और 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बड़े यानी कि डिस्क्रिप्टिव, जिसको हमने कहा 10 नंबर के आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो टोटल रहेंगे आपके 65 मार्क्स के। फिर आता है आपका यूनिट 2। यूनिट 2 यह आपका जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 2 मार्क्स के यानी कि 2 नंबर के, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 5 नंबर के, और 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 10 नंबर के, सॉरी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 10 नंबर की। ये आपका वेटेज रहेगा जनरल साइंस का। उसके बाद आता है यूनिट 3, जिसमें आपका आता है अर्थ साइंस। अर्थ साइंस में आपको ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी ये आपको पढ़ना है, जिसमें 65 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, 5 क्वेश्चन आएंगे आपके 5 नंबर के, और 3 क्वेश्चन आएंगे आपके 10 नंबर के। यानी कि पेपर सेकंड के अंदर जो मैक्सिमम वेटेज रहेगा वो किसका रहेगा, वो रहेगा आपका यूनिट 2 जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और यही सेक्शन मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा मेंस के हिसाब से कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है, क्या कंटेंट उसके अंदर लिखना है, और किस प्रकार आपको अच्छा लिखना है ताकि आपको एग्जामिनर अच्छे से अच्छे मार्क्स दें और आपका मेंस क्लियर हो सके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो आपका मैक्सिमम वेटेज कैरी करता है पेपर सेकंड के अंदर। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं साइंस को हम बाद में पढ़ेंगे, तो वो साइंस को आज ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस सेक्शन में आपको बहुत ही कम लिमिटेड पढ़ना है और उसमें आपको अच्छे स्कोर इजीली प्राप्त हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि हमें यहाँ पर पढ़ना क्या क्या है। तो हमारे सिलेबस को आरपीएससी ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है जनरल साइंस के तौर पर। टेक्नोलॉजी वाला पार्ट पूरा अलग है। जनरल साइंस में सबसे पहला आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी कि रसायन विज्ञान का सामान्य जीवन, रसायन विज्ञान का सामान्य जीवन में उपयोग, रसायन विज्ञान का सामान्य जीवन में उपयोग, ये यहां पर आएगा रसायन विज्ञान का सामान्य जीवन में उपयोग। अब हम बात करते हैं यहां पर केमिस्ट्री के अंतर्गत हमें आरएस मेंस के हिसाब से क्या पढ़ना है। सबसे पहला हमें पढ़ना है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि द्रव्य की अवस्थाएं, जिसमें ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन को हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, यानी कि परमाणु का मॉडल, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, मेटोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, यहां पर यानी कि धातु कैसे हमें प्राप्त होगा, यानी कि अयस्क से प्राप्त होगा, अयस्क से धातु हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे, वो जो मेथड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट ओर्स एंड अलॉयज, अलॉयज का मतलब होता है यहां पर मिश्र धातु, मिश्र धातु, अलॉयज का मतलब होता है यहां पर मिश्र धातु। एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड बफर सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट ड्रग्स यानी कि जो नेचुरल प्राप्त होती है, यानी कि जो पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, जैसे कि ओपियम हो गया, अफीम हो गया, जो सिंथेटिकली बनाई जाती है, चाहे एलएसडी हो गया, चाहे हम जो दवाइयां लेते हैं वो भी क्या है, एक प्रकार का ड्रग्स ही है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये है आपकी कीटनाशी, झर्मनाशी, या आपको पीड़कनाशी भी कह सकते हो। प्रिजर्वेटिव यानी कि जो परिरक्षण के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे कि मार्केट में जो अचार मिलता है उसमें एसिटिक एसिड मिलाया जाता है,
तो इस प्रकार हम जो प्रिजर्वेटिव्स हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे कि बेंजोइक अम्ल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, इनका उपयोग हम प्रिजर्वेशन के रूप में करते हैं। जैसे कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके जो मीट वगैरह होता है उस पर नमक लगा के उसमें फ्रीजर में रखा जाता है, तो वो क्या हो गया, एक नेचुरल एक प्रिजर्वेटिव हो गया। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके उपयोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसिटिक एसिड, तो उसके बारे में आपको एसिटिक एसिड के बारे में लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, उसका सामान्य नाम लिखना है, जैसे कि विनेगर यानी कि आप सिरका कहते हो, उसका उपयोग लिखना है। यानी कि एसिटिक एसिड को देखते ही आपके मन में जो भाव आता है, जो आपके विचार आते हैं, उसको आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है और इस प्रकार से लिखना है कि एग्जामिनर को वो जवाब आसानी से पसंद आ जाए और उसे आसानी से समझ में भी आ जाए। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर बाइंडर्स एंड स्वीटनर्स, जो यानी कि जोड़ने का काम करते हैं, जो मीठे होते हैं, चाहे वो शुगर हो गया, चाहे वो सेक्रीन हो गया, उसके बारे में हमको लिखना है। फिर हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके कौन कौन से यौगिक होते हैं। और यहां पर ही हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अपर रूप। अपर रूप। फिर हम बात करेंगे यहां पर देयर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जैसे डोमेस्टिक यानी कि जैसे कि जो आपकी पेंसिल आती है, पेंसिल में जो लीड आती है वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। और इसी ग्रेफाइट का उपयोग ल्यूब्रिकेंट यानी कि स्नेहक के रूप में उच्च ताप पर चलने वाली मशीनों में भी किया जाता है। तो इस प्रकार भी आपको पूछ सकते हैं, चाहे आपको फुलरीन के बारे में पूछ सकते हैं कि फुलरीन की सिर्फ एक लिखा हुआ आ गया फुलरीन, इस पर आपको 20 शब्दों में लिखना है फुलरीन क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है, उसका उपयोग किसमें किया जाता है, वो हमको लिखना है। सबसे पहले लिखना है वो कार्बन का अपरूप होता है, उसकी संरचना बकी बॉल जैसी होती है और उसका उपयोग उसके लुब्रिकेंट के रूप में भी उसका उपयोग किया जाता है। इस बारे में हमको डिस्कस करना है। रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता के बारे में लिखना है, रेडियो सक्रियता के कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, रेडियो सक्रियता किस प्रकार होती है, वो एक ऐसे तत्वों में से निकलती है जो कि स्थायी नहीं होते हैं, अपने अंदर से किरणों का उत्सर्जन करते हैं, चाहे वो अल्फा हो, बीटा हो या गामा हो। उसके उपयोग क्या है, जैसे कि रेडियो सक्रिय पदार्थों का उपयोग हम अलग अलग, जैसे पृथ्वी का आयोंकन में किया जाता है, फॉसिल्स यानी कि जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनके आयोंकन के अंदर किया जाता है। इस प्रकार हमको पूछा जाएगा ये उसकी क्या है एप्लीकेशन है और किस कॉन्सेप्ट पर ये कार्य करते हैं, चाहे वो परमाणु के अंदर होने वाली अभिक्रियाओं के आधार पर कार्य करते हैं, उसके बारे में हमको यहाँ पर पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर हम आगे डिस्कस करते हैं फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ, यानी कि भौतिक विज्ञान का हमारे सामान्य जीवन में क्या उपयोग है। इसमें सबसे पहले आता है आपका गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण संबंधी हम नियम पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण के क्या क्या उपयोग है वो पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम सीधे खड़े रह पाते हैं, चल पाते हैं, कोई भी वस्तु ऊपर फेंकते तो फिर से वो नीचे की तरफ आती है, ये भी किसकी वजह से होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। फिर आता है आपका ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स, यानी कि मानवीय आंख और उसके अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार की बीमारियां, चाहे वो निकट दृष्टि दोष हो, सीधा लिख लेंगे निकट दृष्टि दोष, आपको उसके बारे में लिखना होगा। ह्यूमन आई पूछ लेंगे, ह्यूमन आई का आपको एक डायग्राम बनाना है, डायग्राम में ही आपको सब कुछ बताना है, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा मेंस में आपको उतना ही क्या होगा, बेनिफिट होगा। फिर आता है आपका हीट यानी कि उष्मा, स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आपको धारा, विद्युत धारा के बारे में पूछना है, बताएंगे। मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, साउंड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, ध्वनि के बारे में, ध्वनि का परावर्तन पूछेंगे, ध्वनि का व्यतिकरण विवर्तन पूछेंगे। उसके बाद आपको पूछेंगे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन जो होने वाली प्रक्रियाएं हैं वो किस प्रकार संपन्न होती है, वो अनियंत्रित किस प्रकार होती है, नियंत्रित करना हो तो उसमें क्या उपयोग करना पड़ेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कैडमियम की क्षणों का हम उपयोग करते हैं जो न्यूट्रॉनों को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं, उसके बारे में हमको लिखना पड़ेगा। ये आपको ये भी पूछ सकते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में एक शब्द पूछ लेंगे नाभिकीय रिएक्टर, उसमें आपको 100 शब्दों में लिखना है कि उसमें क्या उपयोग किया जाता है, उसका उपयोग तापीय ऊर्जा बनाने में किस प्रकार करते हैं, उसके दौरान हम कैसे टरबाइन को घुमाते हैं, उसमें नियंत्रक का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, ये आपको उसके अंदर पूछ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर द सेल, ये आपका सेल का आएगा आपका बायोलॉजी का सेक्शन, यानी कि सेल का मतलब होता है यहाँ पर बायोलॉजी। हम जानते हैं सेल क्या होती है, हमारे बॉडी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसके बाद हमको पढ़ना है इसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहां पर आता है आपका नर्वस सिस्टम, यहां पर आता है आपका नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि प्रजनन तंत्र के बारे में हमको यहां पढ़ना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। रेस्पिरेटरी, श्वसन तंत्र। सर्कुलेटरी यानी कि परिसंचरण तंत्र, इस तंत्रों की हमको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसको आप ये पूछ लेंगे 50 नंबर में कि पाचन तंत्र के बारे में बताइए।
पाचन तंत्र में क्या बताएंगे, जितना आपको स्पेस है उतना आप लिख दीजिए, और अगर इससे बेटर करना चाहते हैं तो एक डायग्राम बना दीजिए जिसमें सारे ऑर्गन्स के फोटो हो, और उसका आप लेबल कर दीजिए कि इस ऑर्गन का यहाँ पर ये काम होता है। जैसे कि आपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का माउथ से लेके एनस तक का आपने डायग्राम बना दिया, जिसमें आपने उसको लेबल कर दिया। अगर आपके पास जगह कम है तो और वहीं पर आपने क्या किया, वहीं पर उनके अंगों के उपयोग लिख लिए कि यह हमारे पाचन तंत्र में किस प्रकार से आएंगे, इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर आता है आपका ब्लड ग्रुप्स, कंपोजिशन, फंक्शन ऑफ ब्लड, हार्मोन्स, जेनेटिक्स एंड लाइफ हार्मोन्स। फंक्शन ऑफ ब्लड तक लिख लेते हैं एक बार। फंक्शन ऑफ ब्लड में क्या है, आपका ब्लड का कंपोजिशन क्या है, ब्लड किस प्रकार, ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती है, जैसे कि प्लेटलेट्स होता है, डब्ल्यूबीसी होती है, आरबीसी होती है, उसके अलावा उसमें प्लाज्मा होता है, वो किस प्रकार हमको उपयोग में लाया जाता है, वो क्या हमारे बॉडी में उसका क्या काम होता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम हार्मोन्स, हार्मोन्स हम यहीं पर पढ़ लेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। फिर आता है आपका जेनेटिक एंड लाइफस्टाइल डिजीज, यानी कि आनुवंशिक और जीवन जो हम जीते हैं उससे हमें किस प्रकार की बीमारी होती है, हमारी जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो बीमारियां होती है उसके बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना होगा। ह्यूमन डिजीज में हम कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि संक्रामक और असंक्रामक रोग के बारे में पढ़ेंगे। एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। यहां पर एक बात और याद रखेंगे, रोग में हम तीनों प्रकार के रोग पढ़ेंगे, चाहे वो जीवाणु जनित हो, चाहे वो विषाणु जनित हो, चाहे वो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हो, या फिर यहां पर आनुवंशिक रोग वैसे ऊपर आ चुका है तो वो भी हम यहां पर पढ़ेंगे, चाहे वो फंगल डिजीज हो, यानी कि फंगस से होने वाली बीमारी हो, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिजीज के अंदर पढ़ेंगे। एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक, यानी कि महामारी कौन, यानी कि किस बीमारी को हम महामारी का रूप देंगे, किस बीमारी को हम स्थानिक कहेंगे, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उनका डायग्नोसिस और कंट्रोल। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि आप बीमारी का पता लगाने के लिए आप क्या करते हो, वो होता है उसका डायग्नोसिस। जैसे आपको जुकाम हो रहा है तो आपको क्या डायग्नोसिस क्या होगा कि आपका नाक बंद है, आपके नाक में से पानी आ रहा है, आपका गला सही से काम नहीं कर रहा है, तो ये होता है डायग्नोसिस, यानी कि उस बीमारी का पता कैसे लगाते हो। फिर आता है कंट्रोल। डायग्नोसिस के बाद क्या करोगे, कंट्रोल करना भी आवश्यक है, तो कंट्रोल करने के लिए आप मेडिसिन लेते हो, वैक्सीन लगवाते हो, वो क्या आपका कंट्रोल। इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, यानी कि प्रतिरक्षा और टीकाकरण, ये हमको यहां पर डिस्कस करना है। फिर हम यहां पर बात करते हैं, इसके अलावा क्या पढ़ना है हमें, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, यानी कि अल्कोहल और ड्रग्स से होने वाले जो कुप्रभाव हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर यहां पर एक नया सेक्शन जोड़ा गया है, वो है आपका प्लांट, यानी कि इस बार के सिलेबस में आपको बोटनी भी एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, यानी कि जो आपका वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान, ये आपको इस बार इस सिलेबस में जोड़ा गया है। वनस्पति विज्ञान यानी कि पेड़ पौधों से रिलेटेड जो चीजें होगी, जिसमें प्लांट्स एंड दियर फंक्शन आ गया, प्लांट न्यूट्रिशन यानी कि पादपों का पोषण आ गया, पादपों के उत्तक आ गए जिसमें जाइलम आ गया, फ्लोएम आ गया, इन उत्तकों के बारे में हमको पढ़ना है। प्लांट हार्मोन आ गया, प्लांट में होने वाले लैंगिक और अलैंगिक प्रकार के जनन आ गए। इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स आ गए, यानी कि जैसे कि नीम हो गया, तुलसी हो गया, गिलोय हो गया, ग्वारपाठा हो गया, यानी कि जिसको आप कहते हो एलोवेरा कहते हो, वो आ गया। उसके उपयोग यानी कि विद रेफरेंस टू द राजस्थान, राजस्थान में जो मेडिसिनल प्लांट है, औषधीय गुण वाले पादप हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग पूछ सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी और उसका उपयोग किस प्रकार हो रहा है, यानी कि जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, दो जीन्स को मिला के एक नई जीन्स किस प्रकार बनाई जाती है, उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ये आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी। फिर आता है आपका डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। डिफेंस में हमको पढ़ना है रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आपको इस सिलेबस में नया देखने को मिलेगा, जो पिछले 2018 के सिलेबस में नहीं था। फिर हम बात करेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी में मिसाइल्स, इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कोरोना डिजीज चल रहा है, कोरोना डिजीज को एक वेपन में डाल के उसको किसी दुश्मन देश पर छोड़ दिया तो वहां पर क्या होगा, कोरोना एक महामारी के रूप में फैल जाएगा। इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स, यानी कि जो बायोलॉजिकल बीमारियां हैं उनको हम एक वेपन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाते हैं आपका बायोलॉजिकल वेपन्स। इंडियन मिसाइल प्रोग्राम में हम पढ़ेंगे IMGDP, जिसमें कि जो मिसाइल बनाई गई थी, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल। उसके हम बात पढ़ेंगे इंडियन स्पेस प्रोग्राम, सैटेलाइट्स एंड देयर ऑर्बिट्स, वेरियस लॉन्च व्हीकल। इंडियन स्पेस प्रोग्राम में हम इसरो की बात करेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सैटेलाइट में हम बात करेंगे उपग्रह के बारे में, उपग्रह को बनाने के लिए किन इंस्ट्रूमेंट का हम उपयोग करते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ट्रांसपोंडर्स होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑर्बिट्स का मतलब होता है यहाँ पर कक्षाएं, यानी कि उपग्रहों को किन कक्षाओं में लॉन्च किया जाता है, वो कहलाती है आपकी ऑर्बिट्स। फिर आता है आपका वेरियस लॉन्च व्हीकल, उपग्रहों को पृथ्वी से अंतरिक्ष में ले जाने के लिए जिन व्हीकल का उपयोग किया जाता है वो कहलाते हैं आपके
लॉन्च व्हीकल जो होते हैं आपके पीएसएलवी हो गया, जीएसएलवी हो गया, ये सारे क्या होते हैं आपके लॉन्च व्हीकल होते हैं। फिर आता है आपका रिमोट सेंसिंग यानी कि सुदूर संवेदन, ये आपके होते हैं हमको स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर हमें पढ़ने। फिर आता है आपका बेसिक कंप्यूटर साइंस यानी कि कंप्यूटर साइंस किस प्रकार हम कंप्यूटर साइंस में हमें क्या पढ़ना है, नेटवर्किंग हो गया, एन टाइप्स हो गया, एनालॉग एंड डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन हो गया, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हो गया, मोबाइल हो गया। फिर आता है आपका मोबाइल टेलीफोनी हो गया, मोबाइल टेलीफोनी में हम नेटवर्क्स पढ़ेंगे, जैसे कि पहले 2G चलता था, फिर 3G आया, फिर आपका आया 4G जिसको हम LTE यानी कि लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन कहते हैं, फिर आया आपका VoLTE यानी कि वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन होता है। अब फिर आता है आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी में क्या क्या अभी नवाचार हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है यहाँ पर AI यानी कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ गया, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में हमको पढ़ना है, क्रिप्टो करेंसी इसको आप बिटकॉइन कहते हो उसके बारे में हमको पढ़ना है, OTT यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जिस पर क्या रिलीज होती है आपकी जितनी भी वेब सीरीज है, वेब सीरीज जो लॉन्च होती है वो कहां पर होती है, OTT पर यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है जिसको हम कहते हैं वेब सीरीज, उसके बारे में पढ़ना है। और उससे रिलेटेड जो हमारे समाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है OTT ऐप से उसके बारे में हमको पढ़ना है। और डिजिटल इंडिया इनोवेशन यानी कि इंडिया को डिजिटलाइज करने के लिए क्या क्या प्राथमिकताएं करी गई है उसके बारे में हमको यहाँ पर बात करनी, जिसमें हम इंडिया और राजस्थान दोनों से लेके हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इंडिया में किस प्रकार के नवाचार, किस प्रकार की योजनाएं चल रही है डिजिटलाइजेशन के लिए, और राजस्थान में किस प्रकार डिजिटलाइजेशन के लिए नई नई योजनाएं चल रही है उसके बारे में हमको यहां पर डिस्कस करना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इन साइंस यानी कि भारत के महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के बारे में हमको पढ़ना है जो कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। उनको क्या कोई पुरस्कार रिसेंटली मिला हुआ है, कोई बड़ा पुरस्कार मिला हुआ है तो उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यहां पर हम नोबेल प्राइज वाले जो विनर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, नोबेल प्राइज विनर के बारे में बात करेंगे। रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, नैनो प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे। RF के बारे में बात करेंगे, RF का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड आइडेंटिफिकेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन राजस्थान यानी कि राजस्थान से रिलेटेड क्या विकास हुआ है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वो हम पढ़ेंगे। और गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हमको क्या करना है यहाँ पर इस पूरे पेपर के अंदर हमें डिस्कस करना है। तो ये है आपका सिलेबस RS मेंस 2022 का, जिसमें हम आपको किस प्रकार पढ़ाएंगे और क्या क्या चीजें पढ़ाएंगे यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको किस टॉपिक से आपको कैसे रिलेटेड करना है यहाँ पर। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे सिलेबस डिस्कशन के अंदर। ये जो आपका सिलेबस है आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।